बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशिएबिलिटी के कंडीशन के पढ़े थे कि किस तरह से टेंजेंट डिफरेंशिएबिलिटी को निर्धारित करते हैं। हम लोगों ने ये जाना था कि कर्व के किसी पॉइंट पर यदि यूनिक टेंजेंट ही ड्रॉ किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि कर्व अपने उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। मतलब कि यदि कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट एग्जिस्ट करे और साथ-साथ यदि इकलौता टेंजेंट ही एग्जिस्ट करे, यूनिक टेंजेंट ही एग्जिस्ट करे, तो ऐसी स्थिति में ये कहा जाता है कि कर्व अपने उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। यदि कोई ऐसा कर्व हो जिसके हर एक पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट खींचा जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि कर्व अपने हर एक पॉइंट पर फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द कर्व इज डिफरेंशिएबल और द कर्व इज डिफरेंशिएबल ऑन इट्स every point. For example, in a circle, we can draw a unique tangent at every point of the circle. Thus, we say that circle is the example of differentiable function at each of its point. मतलब कि यदि सर्कल के हम हर एक पॉइंट पर हम टेंजेंट यूनिक टेंजेंट खींच पाते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि सर्कल अपने हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। इसी तरह का कोई भी कर्व हो, यदि वह अपने हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है या उस कर्व के हर एक पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट खींचा जा सकता है, तो हम कहते हैं कि कर्व अपने उस पॉइंट पर या अपने हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। तो ये सब बातें जो हम लोगों ने बात की थी, ये ज्योमेट्रिकल अप्रोच से हम लोगों ने डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन को जानने की कोशिश की थी। और इस डिफरेंशिएबिलिटी के जो कॉन्सेप्ट था, उस ज्योमेट्रिकल अप्रोच के साथ-साथ हम लोगों ने अलजेब्राइक अप्रोच भी देखा था कि यदि कर्व के किसी पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करे, तो ऐसी स्थिति में उसका अलजेब्राइक क्या कॉन्सेप्ट है, उसको भी हम लोगों ने जानने की कोशिश की। एक बार फिर से हम लोग उसको देख लेते हैं। हम लोगों ने ये देखा था कि यदि कर्व अपने उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, तो ऐसी स्थिति में उस पॉइंट C पर लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 f ऑफ c प्लस डेल्टा x माइनस एफ सी अपॉन डेल्टा x ये वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, जो कि f डैश c के रूप में उसको निर्धारित किया जाता है, उसे लिखा जाता है। इसी को हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं कि यदि यह लिमिट एग्जिस्ट करती है, डेल्टा x टेंडिंग टू 0, तो डेल्टा एक्स यदि 0 पर लेफ्ट से शिफ्ट हो या डेल्टा एक्स इस 0 पर राइट से शिफ्ट हो, दोनों ही स्थितियों में ये वैल्यू एफ ऑफ सी प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ सी अपॉन डेल्टा एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो उसी को यदि हम इस रूप में देखें कि यदि ये डेल्टा एक्स 0 पर लेफ्ट से शिफ्ट हो, तो हम लोग डेल्टा एक्स को माइनस एच से रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। और यदि यह डेल्टा एक्स 0 पर राइट से शिफ्ट करे, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, ये दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए। इसे भी हम लोग एफ डैश सी के रूप में स्वीकार करते हैं। यदि ये एफ सी प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ सी अपॉन डेल्टा एक्स पर यदि ये डेल्टा एक्स 0 पर लेफ्ट से शिफ्ट करे, तो इस रिजल्ट को हम लोग एल एच डी के रूप में स्वीकार करते हैं या उसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहा जाता है। और इस वाले रिजल्ट को कि लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, इसको शॉर्ट में हम लोग आर एच डी के रूप में जानते हैं या फिर इसे राइट हैंड डेरिवेटिव के रूप में लिखा जाता है। इस तरह से अब हम लोग बार-बार ये कहेंगे कि यदि कोई भी कर्व अपने किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, तो ऐसी स्थिति में उसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट करने के साथ-साथ, दोनों फाइनाइट होने के साथ-साथ, दोनों इक्वल होनी चाहिए। या फिर यदि कर्व अपने के लिए किसी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों फाइनाइट हों, निश्चित क्वांटिटी आता है और दोनों इक्वल आता है, तो ऐसी स्थिति में कहते हैं कि कर्व अपने उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। ये सब बातें हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। यह जो अप्रोच है, ये अलजेब्राइक अप्रोच है और टेंजेंट के रिस्पेक्ट में हम लोग ने ये जानने की कोशिश की थी कि कर्व के किसी पॉइंट पर
यदि इकलौता टेंजेंट ही खींचा जा सके, यूनिक टेंजेंट ही खींचा जा सके, तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि कर्व अपने उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, जिसके बारे में हम लोगों ने क्लास 10th में जाना है। यदि हम कोई सर्कल लें यदि हम कोई सर्कल लें, तो सर्कल के किसी पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट ही खींचा जा सकता है। ऐसा सर्कल का कोई भी पॉइंट नहीं है, जहाँ पर कोई भी टेंजेंट एग्जिस्ट ना करे और सर्कल के लिए ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है, जिस पॉइंट पर एक से ज़्यादा टेंजेंट ही हम खींच सकें। ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि सर्कल अपने हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। इसी रिजल्ट को यहाँ पर इस रूप में भी लिखने की बात की गई थी पिछले क्लास में कि ये जो रिजल्ट है एफ ऑफ सी प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ सी अपॉन डेल्टा एक्स, यदि हम इस सी प्लस डेल्टा एक्स को एक्स के रूप में लिखें, सी प्लस डेल्टा एक्स को यदि हम किसी पॉइंट पर यदि हम एक्स के रूप में लिखें, तो इस सी प्लस डेल्टा एक्स को हम लोग एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ये रिजल्ट है कि आपका c प्लस डेल्टा एक्स है, इस c प्लस डेल्टा एक्स को x से रिप्लेस कर लिया गया, तो आप पाते हैं कि f ऑफ x माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी मीन्स एक्स माइनस सी किसके बराबर होगा? डेल्टा x के बराबर होगा, या डेल्टा x को रिप्लेस कर दिया जाएगा किससे? x माइनस सी से। इस तरह से इस रिजल्ट को भी हम लोग बात कर सकते हैं कि इस रिजल्ट को हम लोग f डैश सी इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c से भी हम लोग उसको रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिमिट x टेंडिंग टू c या c की तरफ शिफ्ट कर रहा है। ऐसी स्थिति में fx माइनस fc अपॉन x माइनस c इस रिजल्ट के द्वारा भी दिखाया जा सकता है और इस रिजल्ट को अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव के रूप में कहा जाता है। आगे और देखते हैं कि यह डिफरेंशियबिलिटी किसी कर्व के लिए या किसी फंक्शन के लिए किसी ओपन इंटरवल में या किसी क्लोज इंटरवल में किस तरह से असाइन होती है। यदि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई भी फंक्शन है, ऐसी स्थिति में यदि x c पर लेफ्ट से शिफ्ट होता है, तो हम ये लिखते हैं कि एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, और यदि राइट से शिफ्ट होता है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर लिखते हैं हम लोग कि एफ एक्स माइनस एफ सी, मतलब यहाँ पर x की c की वैल्यू उसी रिस्पेक्ट में हम लोग उससे ज्यादा लेंगे। यहाँ पर c माइनस की बात की जाती है और यहाँ पर c प्लस की बात की जाती है। दूसरे वर्ड में कहें कि यदि कर्व अपने किसी पॉइंट पर लेफ्ट से यदि हम इस रिजल्ट को डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं, तो वही बातें हम फिर लिखते हैं कि लिमिट h टेंडिंग टू जीरो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ c माइनस h माइनस f से अपॉन माइनस h, जो कि आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के रूप में लिखा जाएगा, और लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन h। ये दोनों एग्जिस्ट होने के साथ साथ यदि दोनों इक्वल होता है, तो ऐसी स्थिति में कहते हैं कि कर्व अपने उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। यदि यह रिजल्ट किसी ओपन इंटरवल ए बी के लिए किसी ओपन इंटरवल ए बी के लिए इस ओपन इंटरवल ए बी में यदि कोई भी पॉइंट हो फॉर ऑल सी बिलोंगिंग्स टू for all c belonging to this open interval AB,
if this LHD and RHD यदि ये दोनों एग्जिस्ट करें और दोनों इक्वल हों, ये LHD और RHD यदि इक्वल हो, तो कहा जाएगा कि वह फंक्शन fx डिफरेंशिएबल है फॉर ऑल पॉइंट्स in the open interval AB. Then we say that the fx is differentiable. Fx is differentiable 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 in open interval AB. यदि ये बातें आती हैं तो हम कहते हैं कि वह फंक्शन जो है ओपन इंटरवल के हर एक पॉइंट पर या ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है यदि ये रिजल्ट इस ओपन इंटरवल ए बी के हर एक पॉइंट के लिए फुलफिल होता है, सही बैठता है, फिट बैठता है। लेकिन यदि यदि हमारे पास कोई भी इंटरवल क्लोज इंटरवल के फॉर्म में हो, क्लोज इंटरवल ए बी के फॉर्म में हो, तो इस क्लोज इंटरवल ए बी के लिए यदि हम इस पॉइंट ए पर LHD की बात करें तो हम इस पॉइंट ए पर बाएं की तरफ जा ही नहीं सकते क्योंकि यह फंक्शन ए से लेफ्ट की तरफ डिफाइन ही नहीं है और बी पर हम इस राइट की तरफ नहीं जा सकते क्योंकि बी से राइट की तरफ ये फंक्शन डिफाइन है ही नहीं। यदि इस पॉइंट ए पर केवल और केवल RHD मतलब RHD एग्जिस्ट करे और इस पॉइंट बी पर केवल LHD एग्जिस्ट करे और ओपन इंटरवल और बाकी के बीच के सभी पॉइंट्स के लिए ये दोनों मतलब LHD भी हो और RHD भी हो, केवल ये छूट बाउंड्री पॉइंट के लिए है, ये छूट केवल बाउंड्री पॉइंट के लिए है। यदि ये LHD और RHD दोनों एग्जिस्ट करे ए और बी को छोड़ करके बाकी सभी पॉइंट्स जो कि ए और बी के बीच में पड़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि कर्व इस ओपन क्लोज इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है। इस तरह से आपको ये जानना है कि यदि कोई भी कर्व या कोई भी फंक्शन यदि क्लोज इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है तो उस क्लोज इंटरवल ए बी के बीच के सभी पॉइंट्स पर फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा। यहाँ पर ए और बी बाउंड्री पॉइंट जो है उस ओपन इंटरवल के पॉइंट है ही नहीं, इसलिए बाउंड्री पॉइंट के लिए ओपन इंटरवल में कोई भी शर्त या कोई भी कंडीशन नहीं रखी जाती, जबकि क्लोज इंटरवल ए बी में बाउंड्री पॉइंट ए और बी भी उस इंटरवल के पॉइंट्स होते हैं, इसलिए बाउंड्री पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए लेफ्ट वाली बाउंड्री पर केवल राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करनी चाहिए और राइट वाले बाउंड्री पर केवल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करनी चाहिए। इस तरह से ये बातें आपको समझ में आई होंगी। यही बात यहाँ पर लिखा गया है कि यदि कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, ये दोनों रिजल्ट या दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए। These one-sided limits are called derivative from left, जिसे हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं, या डेरिवेटिव फ्रॉम राइट या इसे हम राइट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं। इट फॉलोज दैट एफ इज डिफरेंशिएबल। इसी से फॉलो होता है कि यदि कोई भी फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होगा तो ऐसी स्थिति में ये ओपन इंटरवल ए बी के हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा एंड व्हेन द डिफरेंस डेरिवेटिव फ्रॉम राइट एट ए, राइट पर
ए पर राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करनी चाहिए और बी पर डेरिवेटिव फ्रॉम लेफ्ट, बी पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यदि एग्जिस्ट करती है तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि फंक्शन इस क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है। इस तरह से आप ये बातें समझ में आ गई होंगी कि कोई भी कर्व यदि क्लोज इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबिलिटी की बात की जाती है तो वह कर्व या फिर वह फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में किस तरह से डिफरेंशिएबल होगा। दूसरे अर्थ में यदि कोई भी फंक्शन हर एक रियल नंबर के लिए इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, if a function is differentiable for all real number, if a function is differentiable for all real number, then we say that the function is everywhere differentiable. Then f is everywhere differentiable. यदि हम ये बात करते हैं कि कोई भी फंक्शन एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब है कि वह फंक्शन हर एक रियल नंबर के लिए, चाहे वह रियल नंबर उसके डोमेन का पॉइंट हो या फिर वह रियल नंबर उसके डोमेन का पॉइंट नहीं हो, हर एक परिस्थिति में, मतलब यदि उसके डोमेन को पूरे के पूरे रियल नंबर की तरफ एक्सटेंड कर भी दिया जाए तब भी वह हर एक रियल नंबर के लिए डिफरेंशिएबल होगा। इस तरह से कोई भी फंक्शन यदि ईच एंड एवरी रियल नंबर के लिए डिफरेंशिएबल हो या कोई भी रियल नंबर लें, हर एक रियल नंबर के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करती है और दोनों इक्वल होती है, तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि वह फंक्शन एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है। जिसका आप जैसे एग्जांपल ले सकते हैं स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में कि y इज इक्वल टू mx प्लस c। यदि इसका हम लोगों ने पिछले बार क्वेश्चंस देखा था कि यदि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी रखते हैं और किसी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के किसी भी पॉइंट पर यदि हम स्लोप निकालते हैं तो ये स्लोप m आता है, मतलब हर एक पॉइंट के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव m के ही इक्वल होगा। इस तरह से कह सकते हैं कि ये फंक्शन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी या एफ एक्स इज इक्वल टू mx plus c is the example of everywhere differentiable function। इस तरह से आपने यहाँ पर जानने की कोशिश की कि डिफरेंशिएबिलिटी इन क्लोज इंटरवल ए बी और a function will be differentiable in closed interval ab, a function is differentiable in open interval ab and a function is differentiable everywhere। इन तीनों रिजल्ट्स में क्या अंतर है, ये बातें यहाँ हम लोग जाने। आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको एक फंक्शन का एग्जाम्पल लिया गया जो आपका देख रहे हैं, देख के आप समझ गए होंगे कि ये फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का एग्जाम्पल है। ग्राफ का स्ट्रक्चर देख करके ही स्टेप वाइज इसका ग्राफ आ रहा है। स्टेप फंक्शन के रूप में भी इसको हम लोग जानते हैं। इस फंक्शन के नेचर को देख करके आप ये जान गए कि ये फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के रूप में है और इस फंक्शन में आप देखते हैं कि जहां-जहां इंटीग्रल वैल्यू मिलती है उस इंटीग्रल वैल्यू पर फंक्शन में आप ब्रेक देखने को मिलता है या डिसकंटिन्यूटी ऑब्जर्व होती है और जहां-जहां डिसकंटिन्यूटी यहाँ पर आप कोई भी टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते। इस तरह से आप कह सकते हैं कि कोई कर्व यदि किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं है तो ऐसी स्थिति में वह डिफरेंशिएबल नहीं होगा। नॉट कंटिन्यूअस इम्प्लाइज नॉट डिफरेंशिएबल। यदि कोई भी कर्व अपने किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं है तो ये क्लियर है कि वह फंक्शन अपने उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यदि कंटिन्यूअस नहीं है, नॉट कंटिन्यूअस इंप्लाइज नॉट डिफरेंशिएबल। ये क्लियर हो गया कि यदि आप पहले से जान लें कि कोई भी कर्व
या कोई भी फंक्शन यदि किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं है, इसका सीधा-सीधा निष्कर्ष ये निकल सकता है कि यहाँ कोई चांस ही नहीं क्रिएट होता कि कर्व अपने उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो। ये बातें आप यहाँ जानने की कोशिश कीजिए। यहीं पे पूछा भी गया है कि विल डिफरेंशिएबिलिटी ऑकर्स व्हेन द फंक्शन इज नॉट कंटीन्यूअस, देन क्लियर है कि द डिफरेंशिएबिलिटी विल नॉट ऑकर व्हेन द फंक्शन इज नॉट कंटीन्यूअस। यदि कर्व या फंक्शन अपने किसी पॉइंट पर कंटीन्यूअस नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कर्व या फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये बातें हम लोग यहाँ पर जानने की कोशिश किए। इसको अलजेब्राइक वे में भी आप लिख सकते हैं कि मान लीजिए कि यदि हम इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए कोई पॉइंट सी लेते हैं, तो इस पॉइंट सी पर यदि आप एलएचडी की बात करें और आरएचडी निकालेंगे, तो आप ये पाएंगे कि दोनों जो होंगे वह इक्वल नहीं आएंगे। जैसे आप एलएचडी निकालें किसी इंटीग्रल पॉइंट पर, तो एलएचडी के लिए क्या लिखेंगे कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0, f of c minus h c minus h minus c f of c अपॉन माइनस h और f ऑफ c माइनस h जब आप निकालेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी c से थोड़ा कम जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको मिलेगा c माइनस 1, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां पाएंगे c माइनस 1 और f ऑफ c की वैल्यू इंटीग्रल पॉइंट पर c के ही बराबर होगी अपॉन h। ये c और c कैंसिल होगा और फाइनली आप देख रहे हैं कि माइनस 1 अपॉन h यदि 0 की तरफ शिफ्ट करे तो ये लिमिट माइनस इंफिनिटी की तरफ शिफ्ट कर रहा है। और उसी तरह से आरएचडी की बात करें यहां पर, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन h और f ऑफ c प्लस h जैसे कि मान लीजिए कि 2.1 रहा था, तो 2.1 के लिए आप क्या लिखते ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए 2 लिखते, मतलब c प्लस h के लिए 2 से ज्यादा जा रहे हैं तो 2 लिख रहे हैं। तो उसी तरह से यहां पर क्या लिखते इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 c माइनस c अपॉन h। ये आपका रिजल्ट मिल रहा है, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, 0 अपॉन h का फॉर्म होगा। तो ये जब 0 की तरफ शिफ्ट कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप ये देख रहे हैं कि इसके लिए ना तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, ना राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। और ऐसी स्थिति में आप ये कहेंगे कि ये फंक्शन जो है अपने किसी भी इंटीग्रल पॉइंट पर जहां पर ये कंटिन्यूअस नहीं है, वहां पर यह डिफरेंशिएबल भी नहीं है। इस तरह से कोई भी कर्व या कोई भी फंक्शन अपने किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं है, तो वह उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। इसको हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल और अलजेब्राइक दोनों अप्रोच से जानने की कोशिश की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला रिजल्ट। यदि मान लीजिए कि हम ये कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन रखते हैं और कोई फंक्शन मॉडुलस फंक्शन के रूप में देखते हैं, तो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स के यदि आप ग्राफ प्लॉट करते, तो मॉड एक्स के लिए जो ये v का जो शेप मिलता है वो 0 से मिलता है।
यहाँ पर ये जो कॉर्नर पॉइंट आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं 2 पर क्रिएट हो रहा है, तो आप ये समझ गए होंगे कि यहाँ पर fx जो है या जो ग्राफ है fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ है, लिखा भी गया यहाँ पर। fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2। इस तरह से इसके पॉइंट 2 पर यदि आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालें और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक की वैल्यू -1 आ रही है, दूसरे की वैल्यू 1 आ रही है। लेकिन चूंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 2, इसके लिए एट x इज इक्वल टू 2 दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है। LHD और RHD दोनों इक्वल नहीं है। इसलिए फंक्शन अपने इस पॉइंट 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। एक बात यहां पर जानने की कोशिश रखिएगा या ध्यान रखिएगा कि ये मॉडुलस फंक्शन जो मॉड ऑफ x माइनस 2 के रूप में दिखाया गया है, ये मॉडुलस फंक्शन केवल 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी अपने सभी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। आपने ये देखा कि 2 पर देखते हैं तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आपकी आ रही है जगह -1 और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू यदि 1 आ रही है, इसका मतलब कि यदि इस कर्व के अलोंग हम टेंजेंट खींचें तो ये टेंजेंट इस लाइन के अलोंग असाइन होगा, और इस कर्व के अलोंग यदि टेंजेंट खींचें इस पॉइंट 2 पर तो इसके अलोंग असाइन होगा। कहने का अर्थ यह है कि इस पॉइंट 2 पर हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। चूंकि यहाँ पर यूनिक टेंजेंट नहीं एग्जिस्ट करता, इसलिए यह कर्व जो है x इजिकल टू 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। दूसरी बात आप ये जानते हैं, कंटिन्यूटी चैप्टर के अंडर में हम लोगों ने पढ़ा था कि एफ एक्स इजिकल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 कंटिन्यूअस फंक्शन का एग्जाम्पल है। इस तरह से कोई भी फंक्शन यदि किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तो हम दावे के साथ नहीं कह सकते कि कर्व अपने उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। वह हो भी सकता है डिफरेंशिएबल, वह नहीं भी हो सकता है, लेकिन इन जनरल ये नहीं कहा जा सकता कि कर्व या फंक्शन यदि अपने किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तो वह फिर अपने उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा ही होगा, ये कहना संभव नहीं है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर जानने की कोशिश की कि ऐसे भी कुछ कंटिन्यूअस फंक्शन हो सकते हैं जो कि डिफरेंशिएबल ना हो, और मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल होता है मॉडुलस फंक्शन, या मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है मॉडुलस फंक्शन ऐसे फंक्शन का जो कि कंटिन्यूअस तो है अपने किसी पॉइंट पर, लेकिन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। साथ ही साथ ये आप देख रहे हैं कि यदि इस कर्व के स्ट्रक्चर पर, कर्व के शेप पर, कि आपने हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल तो है, लेकिन ऐसा कोई पॉइंट जहां पर ये शार्प पॉइंट मिलता है, इस शार्प पॉइंट पर कर्व अपने इस शार्प पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि कोई भी कर्व में यदि कोई शार्प टर्न देखने को मिले, शार्प पॉइंट देखने को मिले, तो शार्प टर्न पर कर्व डिफरेंशिएबल नहीं होता। यदि आप किसी फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करते हैं और यदि उस कर्व पे यदि आपको शार्प टर्न दिखता है, तो इस शार्प टर्न पर कर्व डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यही बातें हम लोगों को ध्यान रखनी है। यदि मान लीजिए कि कर्व का प्लॉटिंग पहले से करके दिया गया है, तो तुरंत आप कर्व के नेचर को देख करके जहां कहीं भी शार्प टर्न देखने को मिले, आप तुरंत कह सकते हैं कि कर्व अपने उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ जानने की कोशिश किए कि कंटिन्यूअस फंक्शन भी अपने किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं हो सकते हैं, लेकिन यह कहना उचित नहीं होगा कि हर एक कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। ये बातें यहाँ तक हम लोग जानने की कोशिश किए। अगला फंक्शन या अगला ग्राफ जो आपको हमने पिछले क्लास में भी चर्चा की थी कि यह फंक्शन एफ एक्स इजिकल टू एक्स टू द पावर 1/3 का एग्जाम्पल है, और इस फंक्शन में आप ये देख रहे हैं कि जीरो पर टेंजेंट जो एग्जिस्ट कर रहा है,
यूनिक टेंजेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन यह यूनिक टेंजेंट वर्टिकल लाइन के रूप में है, या वर्टिकल टेंजेंट लाइन के रूप में है। और हम लोगों ने ये पिछले क्लास में जानने की कोशिश की थी, या बताया गया था, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि यदि कर्व के किसी पॉइंट पर यदि वर्टिकल टेंजेंट लाइन एग्जिस्ट करती है, तो ऐसी स्थिति में वह डिफरेंशिएबल नहीं होता। टेंजेंट एग्जिस्ट करने का मतलब है कि यूनिक टेंजेंट हो और अदर देन वर्टिकल टेंजेंट लाइन हो, तो ऐसी स्थिति में ही हम कहते हैं कि कर्व अपने उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वर्टिकल टेंजेंट लाइन दिख रहा है, इसलिए कर्व इस जीरो पर वर्टिकल टेंजेंट लाइन एग्जिस्ट होने की वजह से, इस जीरो पर वर्टिकल टेंजेंट लाइन एग्जिस्ट होने की वजह से यहाँ पर ये डिफरेंशिएबल भी नहीं है। ये बातें हम लोग जानने की कोशिश की, आप पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस भी किए थे कि कर्व अपने इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस तो है, वर्टिकल टेंजेंट लाइन एग्जिस्ट करने के लिए कर्व को उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होने के साथ साथ उसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों जो होगी, यदि इंफिनिटी की तरफ शिफ्ट करें, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ये भी यदि आपका इंफिनिटी आता है, राइट हैंड डेरिवेटिव भी यदि इंफिनिटी आता है, तो ऐसी स्थिति में ये कहा जाता है कि कर्व के उस पॉइंट पर वर्टिकल टेंजेंट लाइन एग्जिस्ट करेगा, और यदि वर्टिकल टेंजेंट लाइन एग्जिस्ट करता है तो ऐसी स्थिति में भी कर्व अपने उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो इस तरह से यह भी एक ऐसे फंक्शन का एग्जाम्पल है जो इस पॉइंट जीरो पर x इजिकल टू जीरो पर कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। अगला रिजल्ट है आपका लेकिन यदि कोई भी कर्व अपने किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, तो ऐसी स्थिति में वह कंटिन्यूअस जरूर होगा। इसका अलजेब्राइक प्रूफ यहां से देख लीजिए। यदि कर्व अपने किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, तो ऐसी स्थिति में आपका वह जो है कर्व उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस जरूर होगा। यदि हम यहाँ पे बात करें कि लिमिट x टेंडिंग टू c एफ एक्स माइनस एफ सी की बात करें, तो लिमिट x टेंडिंग टू c के लिए, लिमिट x टेंडिंग टू c के लिए, c के लिए यदि हम एफ एक्स माइनस एफ सी की बात करें, तो इस एफ एक्स माइनस एफ सी को हम लोग एक्स माइनस सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी के रूप में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक्स माइनस सी यहाँ जीरो के बराबर नहीं है, एक्स को जीरो सी के बराबर नहीं लिया गया है, इसलिए एक्स माइनस सी जीरो के बराबर नहीं है। अब यहाँ से इन दोनों को अलग अलग कर लें, लिमिट x माइनस सी की लिमिट अलग कर लें, इसकी लिमिट अलग कर लें, क्योंकि दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, x माइनस सी की भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी की भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि हम पहले से मान करके चल रहे हैं कि कर्व अपने पॉइंट सी पर डिफरेंशिएबल है। इस तरह से यहाँ पर आपका एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी ये एग्जिस्ट करेगा, इसलिए यहाँ पर दोनों को अलग अलग कर लिया गया। आप देखते हैं कि x माइनस सी की लिमिट c पर जीरो के बराबर होगी, और ये आपका एफ डैश सी के बराबर है, तो जीरो इंटू एफ डैश सी जीरो के बराबर है। इससे क्या कंक्लूड होता है कि लिमिट x टेंडिंग टू सी एफ एक्स एफ सी के बराबर है। तो यदि किसी भी फंक्शन की किसी पॉइंट पर यदि लिमिट एग्जिस्ट करे और वह यदि उसके फंक्शन की वैल्यू के बराबर हो, तो ऐसी स्थिति में कहते हैं कि फंक्शन अपने उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। इससे ये क्लियर हुआ कि कर्व यदि अपने किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, तो ऐसी स्थिति में वह कंटिन्यूअस भी होगा, और लेकिन यदि कंटिन्यूअस है तो यह इन जनरल का पाना संभव नहीं हो पाएगा कि कर्व अपने उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। हो सकता है कि वह डिफरेंशिएबल हो भी, और हो सकता है कि न भी हो। जैसे अभी हम लोगों ने देखा, यदि हम लोग देखें कि एफ एक्स इजिकल टू मॉड एक्स रखें, तो मॉड एक्स जीरो पर कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। मॉड एक्स जीरो पर कंटिन्यूअस तो है लेकिन जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन एफ एक्स हर एक पॉइंट पर एफ एक्स इजिकल टू एक्स यदि हम रखें, तो ये हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस भी है और हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल भी है।
तो इस तरह से ये क्लियर रखिएगा कि यदि कोई भी कर्व अपने किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, तो ऐसी स्थिति में वो हर एक पॉइंट पर कंटीन्यूअस भी होगा। लेकिन यदि कंटीन्यूअस है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वह डिफरेंशिएबल हो ही। यही बेसिक अंतर है डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी का। इसी को आगे यहाँ पर लिखा गया है कि द रिलेशनशिप बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को इस तरह से समराइज़ किया जा सकता है। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि if a function is differentiable at x is equal to c, then it is continuous at x is equal to c. So differentiability implies continuity. It is possible for a function to be a continuous at x is equal to c and not be differentiable at x is equal to c. यदि कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट सी पर कंटिन्यूअस हो, तो हो सकता है कि वह उस पॉइंट सी पर डिफरेंशिएबल न हो। सो कंटिन्यूटी डज नॉट इम्प्लाई डिफरेंशिएबिलिटी, जैसा हम लोगों ने पिछले एग्जांपल से जानने की कोशिश की। इस तरह से आज के क्लास में हम लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि डिफरेंशिएबिलिटी की क्या-क्या प्रॉपर्टी होती हैं, कब कोई कर्व या कोई भी फंक्शन अपने किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, तभी हो सकता है कि वह अपने उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल ना हो। लेकिन यह क्लियर है कि यदि कर्व अपने उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है ही नहीं, तो फिर वह डिफरेंशिएबल नहीं होगा और यदि वह डिफरेंशिएबल है, तो ऐसी स्थिति में कर्व अपने उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस भी होगा और हम लोगों ने पीछे जानने की कोशिश भी की थी कि यदि कंटिन्यूअस है उस पॉइंट पर, तो लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। मतलब यदि हम इस तरह से चलें तो डी कहें तो डी इंप्लाइज कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी एंड कंटिन्यूटी इंप्लाइज लिमिट। लेकिन यदि इसको हम लोग उल्टा चलें तो उल्टा ये रिजल्ट कोई फिट बैठे, ये कोई जरूरी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए दावे के साथ एकदम यह भी नहीं कर सकते कि नहीं नहीं होगा ही नहीं। मे बी, मे नॉट बी। इस तरह से आज की क्लास में हम लोगों ने जो भी बातें डिस्कस की, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए, पिछले क्लास को भी एक बार देख लीजिए, जिससे कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो। इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।